फ्री एनर्जी कंटेंट हर सिस्टम में होता है, ये एक स्टेट फंक्शन होता है। और फ्री एनर्जी का कंसेप्ट आया ही इसलिए है कि प्रोसेस का स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करने के लिए। डेल्टा जी अगर लेस देन 0 हो गया तो स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल, डेल्टा जी इक्वल टू 0 रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इक्विलिब्रियम प्रोसेस, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा जी? डेल्टा जी रिप्रेजेंट द मैक्सिमम नॉन मैकेनिकल वर्क डन। किसी भी सिस्टम से नॉन मैकेनिकल वर्क डन अगर मिल रहा है तो उसे आप सीधे सीधे डेल्टा जी से बराबर कर सकते हैं। अगर एक बैटरी से अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम डेल्टा जी के बराबर कर देंगे। और आगे पढ़ोगे डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ NFE इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। कोई भी रिएक्शन अगर हुआ तो फ्री एनर्जी डिक्रीज हुआ होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि केमिकल रिएक्शन हो गया, केमिकल वर्क हो गया और फ्री एनर्जी बढ़ गया। फ्री एनर्जी डिक्रीज करके ही कोई रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ता है। इसलिए अगर कोई रिएक्शन हुआ है मतलब फ्री एनर्जी डिक्रीज हुआ है, फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव क्वांटिटी ही आएगा। तो अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा जी अगर लेस देन 0 आया तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड फिजिबल, irreversible. Delta G equal to 0, reversible process. It may be a reversible reaction. Delta G greater than 0, not feasible, not spontaneous. वो process हो ही नहीं सकता। क्लियर है इतना? अब हम क्या करेंगे, यही इक्वेशन को बस मैनिपुलेट करेंगे, तरह तरह से मैनिपुलेट कर करके छोटा छोटा हम फॉर्म निकालेंगे और उसको कॉपी करते चले जाइए। फिर हम लोग सवाल करेंगे इसके ऊपर। वी नो दैट G is equal to H minus TS, ये स्टेट फंक्शन है। G is equal to H minus TS at constant टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। ध्यान दो, डेल्टा जी का कंसेप्ट ही निकला है कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे। डेल्टा जी और फिर ब्रैकेट में हम T और P लिखते थे। डेल्टा जी ब्रैकेट में T एंड P लेस देन 0 तो स्पॉन्टेनियस। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर अगर हम यहां पर डेल्टा लगा दें तो डेल्टा जी विल बी इक्वल टू डेल्टा ऑफ H माइनस T, तो कांस्टेंट है तो T तो बाहर आ गया, T डेल्टा S। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ फ्री एनर्जी। 99% केस में यही इक्वेशन आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस ऑफ T डेल्टा S फॉर एनी प्रोसेस whether it's ideal gas system या chemical reaction और a phase change, कहीं भी ये इक्वेशन एप्लीकेबल है। बस इतना ध्यान रखना, उस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। Delta G is always equal to delta H minus of T delta S. And remember, this delta S is of delta S system. This delta S is of delta S system. ठीक है, हमें पता है कि at constant pressure अगर सब कुछ चल रहा है तो at constant pressure Q जो होता है वो delta H के बराबर होता है। constant pressure पे Q जो होता है वो हमेशा delta H के बराबर होता है। ये delta H सिस्टम है तो ये Q फॉर द सिस्टम होगा, है कि नहीं? फॉर सराउंडिंग द हीट विल बी माइनस ऑफ Q। फॉर सराउंडिंग द हीट विल बी माइनस ऑफ Q, या हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ डेल्टा H। यस और नो? डेल्टा S सराउंडिंग इज ऑलवेज इक्वल टू Q फॉर द सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर, या हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ डेल्टा H अपॉन टेम्परेचर। देयरफॉर डेल्टा H कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ T डेल्टा S ऑफ सराउंडिंग। डेल्टा H कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ T डेल्टा S ऑफ सराउंडिंग। अपने इक्वेशन में डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H के बदले हम लिख दिए माइनस ऑफ T डेल्टा S सराउंडिंग, और बाकी माइनस T डेल्टा S सिस्टम तो पहले से ही था। अगर हम माइनस T कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा डेल्टा S ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा S ऑफ सराउंडिंग
देखते जाओ, डेल्टा जी इंक्लूड कर लिया डेल्टा एस सराउंडिंग को ही अपने आप ऑटोमेटिकली। फाइनली वी कैन राइट डेल्टा जी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ टी इंटू डेल्टा एस टोटल। यही इंपॉर्टेंस है डेल्टा जी का। जी में सराउंडिंग अपने आप में इंक्लूडेड है। पहले हम लोग बोलते थे कि अरे डेल्टा एस टोटल अगर पॉजिटिव हो गया, तो अरे डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव हो गया तो ऑटोमेटिकली डेल्टा जी क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस। इफ डेल्टा एस टोटल बिकम्स इक्वल टू 0, then delta G will become equal to 0, reversible. Delta S total becomes less than 0, automatically delta G will become greater than 0, non-spontaneous. कॉपी करो यहां तक। हाँ, ये वाला इक्वेशन क्या है? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच के बदले हम लिख दिए टी डेल्टा एस सराउंडिंग, और बाकी टी डेल्टा एस जैसे था वैसे ही है। वो तो सिस्टम का है ना डेल्टा एस। क्लियर है? वी ऑल नो G इज इक्वल टू H माइनस TS. G कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज H क्या है? U प्लस PV माइनस ऑफ TS. H U प्लस PV होता है। कंप्लीट डिफ्रेंसिएशन कर दो इसका। DG विल बी इक्वल टू D ऑफ U, PV का डिफ्रेंसिएशन PdV प्लस VdP, और बाकी टीएस का डिफरेंशिएशन टीडीएस माइनस ऑफ एसडीटी। लिखा जा सकता? ठीक है। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस वी ऑल नो डीडब्ल्यू इज माइनस ऑफ पीडीवी। डीडब्ल्यू इज माइनस ऑफ पीडीवी। साथ ही साथ हमें पता है कि ds इज ऑलवेज इक्वल टू टी dq बाई टी। अब देख, ये du प्लस pdv को हम लिख सकते हैं du माइनस ऑफ माइनस pdv। vdp जैसे था वैसे ही रहने दे। tds माइनस ऑफ sdt, ये बन जाएगा du माइनस dw। pdv क्या है? dw प्लस vdp माइनस tds माइनस ऑफ sdt। ये आया d ऑफ g। ठीक है। du माइनस dw क्या होता? dq होता। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ना। और यहां से अगर हम dq निकालना चाहें तो क्या आएगा? tds। तो tds क्या है अपने आप में? ये भी dq है। तो अल्टीमेटली ये दोनों हम लोग कैंसिल कर दिए। कैंसल करने के बाद बचा d ऑफ g इज इक्वल टू vdp माइनस ऑफ sdt। अगेन अ वेरी स्मॉल बट वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। dg इज माइनस ऑफ vdp, vdp माइनस ऑफ sdt। ठीक है। अब हम लिख रहे एट कांस्टेंट प्रेशर dp का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो dg क्या बच जाएगा? माइनस ऑफ sdt बच जाएगा, है कि नहीं? अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं स्टेट 1 से स्टेट 2, टेम्परेचर T1 से टेम्परेचर T2, सो डेल्टा ऑफ g विल बी, ये बन जाएगा G2 माइनस G1। डेल्टा G क्या बन गया? इंटीग्रल ऑफ माइनस S dt फ्रॉम T1 टू T2। S शुड बी
S should be given as a function of temperature, तब जाके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, तब जाके हम इसे सॉल्व करके हम डेल्टा जी निकाल देंगे। अगेन ये जब जितना भी हम कर रहे, फॉर एनी सिस्टम अगर मुझे दे दिया जाए एस एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर तो इंटीग्रेट करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिचुएशन है ना, इसलिए ये उतना इंपॉर्टेंट इक्वेशन नहीं है कांस्टेंट प्रेशर वाला। फिर भी ध्यान रखो कि अगर हमको एस मिल जाए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर तो हम ये काम कर सकते थे, है कि नहीं? ठीक है। अब यहीं से हमें पता है कि dg क्या आया, माइनस एस डी टी आया, तो हम लिख सकते हैं dg बाई डी टी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एस हो जाएगा। इस dg बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल ऑफ g बाई डेल ऑफ t एट कांस्टेंट p, प्रेशर कांस्टेंट था ना, दैट विल बी इक्वल टू माइनस एस। याद करो जरा केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक, एकदम लास्ट में हम पढ़ाए थे, आइस लिक्विड वाटर सिस्टम, है ना। एक तो हम लोग देखे थे फेज डायग्राम से और एक देखे थे यही जी से। देख dg बाई डी टी अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है इन अ जीटी कर्व, स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है इन अ जीटी कर्व। अगर हम लोग g वर्सेस t अगर बना रहे हैं सॉलिड और लिक्विड का, चाहो तो बना लो लिक्विड और गैस का, अगर हम जीटी कर्व बना रहे हैं, जीटी कर्व, तो यहां स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, एंट्रोपी। सॉलिड का एंट्रोपी क्या होता है, कम, लिक्विड का एंट्रोपी ज्यादा, तो लिक्विड के लिए स्लोप होगा ज्यादा नेगेटिव और सॉलिड के लिए स्लोप होगा कम नेगेटिव। ठीक है, मान लो हम ऐसे दो लाइन ड्रॉ किए, कौन सा लाइन सॉलिड के लिए और कौन सा लाइन लिक्विड के लिए, तो ऑब्वियसली ये कम नेगेटिव है, ये ज्यादा नेगेटिव है। ज्यादा नेगेटिव मतलब एंट्रोपी ज्यादा, किसका ज्यादा, लिक्विड, ये लिक्विड लाइन हो गया, ये सॉलिड लाइन हो गया, और ये हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। खैर हम इसमें बाद में भी आएंगे, अभी तो कर्व बना के छोड़ दो, कर्व बना के छोड़ दो। और एक और चीज यहीं पर ऐड कर देना, यहीं पर ध्यान दे, पिछले क्लास में बताए थे कि हम लोग दोनों तरफ डेल्टा आराम से ले सकते हैं, तो डेल ऑफ डेल्टा जी बाई डेल ऑफ टी एट कांस्टेंट पी इज माइनस ऑफ डेल्टा एस। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हुआ तो हम लोग बोलेंगे dt जीरो, dt जीरो, तो dg क्या बन जाएगा, dg बन जाएगा vdp, dg बन जाएगा vdp। पहला केस, फॉर आइडियल गैस सिस्टम, आइडियल गैस सिस्टम कैसा, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल, dg क्या आया, vdp के बराबर आया, और v क्या लिख सकते हैं हम, nRT बाई p लिख सकते, आइडियल गैस के लिए p इक्वल टू nRT, ये dg हो गया, इंटीग्रेट करेंगे 1 से 2 तक, और यहां प्रेशर P1 से P2 तक, डेल्टा जी विल बी इक्वल टू एन कांस्टेंट आर कांस्टेंट और टेम्परेचर भी कांस्टेंट, nRT बाहर आ गया, dp बाई पी ln P2 बाई P1, डायरेक्ट इस्तेमाल करना किसी भी गैस पे। सेकंड केस,
for solid and liquid there is no effect of pressure on volume, therefore solid or liquid का volume will remain constant, therefore dg will be equal to vdp. इंटीग्रेट किए तो सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या आ जाएगा, डेल्टा जी सॉलिड और लिक्विड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम कांस्टेंट होता सॉलिड और लिक्विड का, v बाहर आ गया इनटू P2 माइनस, ये फॉर्मूला लगा के हम लोग सॉलिड और लिक्विड का डेल्टा जी निकालेंगे। बोलिए। हाँ, जो हम लोग डिराइव किए थे वो तो स्पॉन्टेनिटी का कंडीशन था। वो मेरे पास हम तो उसको स्टेट फंक्शन एक डिराइव किए, क्या भाई H माइनस TS जो है वो अब G है। ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं, एक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम निकाले हम लोग एक तरह से। G इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच इज H माइनस TS। H हम लोग को पता नहीं चल सकता इसलिए G भी नहीं निकाल सकते। G इज H माइनस TS, एक स्टेट फंक्शन है कि नहीं। अब वो स्टेट फंक्शन टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों पर डिपेंड करेगा। और जो हम लोग डिराइव जो कर रहे थे ना बेटा, उसमें कांस्टेंट टेम्परेचर माने, कांस्टेंट प्रेशर माने, वो स्पॉन्टेनिटी का कंडीशन है। डेल्टा जी लेस देन 0 स्पॉन्टेनियस, अधूरा स्टेटमेंट है। डेल्टा जी लेस देन 0 एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर स्पॉन्टेनियस। इसी कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन पे क्या आया, डीजी आया वीडीपी के बराबर। तो हम लिख सकते हैं डीजी बाई डीपी इज इक्वल टू वी। व्हाट इज वी, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मान लिए हम। ये डीजी बाई डीपी क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप रिप्रेजेंट करेगा। कौन से कर्व में, जी वर्सेस पी कर्व में। खैर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल ऑफ जी बाई डेल ऑफ पी एट कांस्टेंट टी इज वी। या लिख सकते हैं डेल ऑफ डेल्टा जी बाई डेल ऑफ पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू डेल्टा वी। दोनों लिखा जा सकता है। खैर अगर हम G वर्सेस P का अगर हम प्लॉट बना रहे हैं, मान लो सॉलिड और लिक्विड का, मान लो सॉलिड और लिक्विड का अगर हम बना रहे हैं, तो मोलर वॉल्यूम इन जनरल किसका कम और किसका ज्यादा होता है। सॉलिड का मोलर वॉल्यूम कम होता है, लिक्विड का मोलर वॉल्यूम ज्यादा होता है। और वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, इसलिए स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। मान लो मैं यहां पे दो लाइन ड्रॉ किए, पहला दूसरा, तो इन जनरल कौन ज्यादा वैल्यू है, मोलर वॉल्यूम ज्यादा, स्लोप ज्यादा। तो ये कौन होगा, लिक्विड। ये कौन होगा, सॉलिड। लेकिन यहीं पे एक और ड्रॉ कर लेना, फॉर आइस वाटर सिस्टम। आइस वाटर सिस्टम में भी हम कुछ ऐसा ही बनाए। अब बता कौन आइस और कौन वाटर। तो हमें पता है कि आइस का मोलर वॉल्यूम ज्यादा होता है, लिक्विड का मोलर वॉल्यूम कम होता है, क्योंकि आइस का डेंसिटी कम होता है, लिक्विड वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है। ये अपने आप में एक एक्सेप्शन है कि ऊपर वाला हो जाएगा आइस और नीचे हो जाएगा वाटर। और ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां दोनों का फ्री एनर्जी बराबर। समझ में आ रहा। अब इसी पे हम लोग प्रेशर का इफेक्ट स्टडी करते थे, हम दोबारा भी बताएंगे आप लोगों को। जैसे समझो, मान लो हम प्रेशर बढ़ा दिए,
ये प्रेशर पे क्या था? इक्विलिब्रियम था। प्रेशर बढ़ा दिए, माने हम यहां आ गए। प्रेशर बढ़ा देने के कारण आइस का फ्री एनर्जी ज्यादा हो गया और लिक्विड का फ्री एनर्जी कम हो गया। आइस का फ्री एनर्जी ज्यादा और लिक्विड का फ्री एनर्जी कम। क्या ये इक्विलिब्रियम है? इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? डेल्टा जी जीरो, माने दोनों का जी बराबर, तभी तो डेल्टा जी जीरो। आइस अपना फ्री एनर्जी कम करेगा। कैसे कम करेगा? अपने आप को घटा के। लिक्विड फ्री एनर्जी बढ़ाएगा अपने आप को बढ़ा के। तो प्रेशर बढ़ाने के कारण क्या हुआ? आइस मेल्ट किया और लिक्विड वाटर बढ़ा। तो आइस वाटर सिस्टम पे प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग होता है, लेकिन इस सिस्टम को छोड़ के कहीं भी प्रेशर बढ़ा दो, फ्रीजिंग होता है। ये तो एक्सेप्शन है जहां सॉलिड का मोलर वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है यार। हर जगह तो सॉलिड का मोलर वॉल्यूम कम होता है। समझ में आ रहा है ना? डेल्टा जी इन अ फेज चेंज और केमिकल रिएक्शन डेल्टा जी इन अ फेज चेंज और अ केमिकल रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन दे रखा है, ए ऑफ ए, बी ऑफ बी गिविंग सी ऑफ सी प्लस डी ऑफ डी, तो इस रिएक्शन का डेल्टा जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे डेल्टा एच कैलकुलेट करते थे थर्मोकेमिस्ट्री में। एक तो हम लिख सकते C इंटू जी नॉट ऑफ सी प्लस डी इंटू जी नॉट ऑफ डी माइनस ए इंटू जी नॉट ऑफ ए माइनस बी इंटू जी नॉट ऑफ बी। सबका नॉट हटा भी सकते हो। या डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन आप देखो क्या लिखोगे? C इंटू डेल्टा जी एफ नॉट ऑफ सी। जैसे हम लोग डेल्टा एच निकालते थे ना, डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ रिएक्टेंट, वैसे ही डेल्टा जी एफ नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी एफ नॉट ऑफ रिएक्टेंट। कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना मत भूलना। माइनस ए टाइम्स डेल्टा जी एफ नॉट ऑफ ए माइनस बी टाइम्स डेल्टा जी एफ नॉट ऑफ बी। एंड डेल्टा जी एफ नॉट ऑफ एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट इज इक्वल टू जीरो। जैसे डेल्टा एच एफ नॉट जीरो होता है, वैसे डेल्टा जी एफ नॉट भी जीरो होता है। तो किसी भी रिएक्शन का आप डेल्टा एच निकालना जानते हैं, किसी भी रिएक्शन का आप डेल्टा एस भी निकालना जानते हैं। तो चाहो तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लगा दो। ये भी तो इक्वेशन वैलिड होगा। डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्शन माइनस टी डेल्टा एस नॉट ऑफ द रिएक्शन। हर रिएक्शन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। हर रिएक्शन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी सब्सटेंस का जी हमेशा उसका जी नॉट प्लस आर टी एल एन एक्टिविटी के बराबर होता है। अब ये इक्वेशन का डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी इन थर्मोडायनामिक्स टॉपिक का है, विच इज नॉट इन योर कोर्स, लेकिन ये इक्वेशन इज इन योर कोर्स। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जी और जी नॉट दो अलग अलग चीज है किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, एलिमेंट हो, कंपाउंड हो। अगर कोई तुमसे बोले कि फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी किस तरीके से रिलेटेड होगा, तो हम लोग ये कहेंगे कि किसी भी सब्सटेंस का फ्री एनर्जी को स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी तब बोला जाएगा जब उसकी एक्टिविटी 1 के बराबर हो। द फ्री एनर्जी of substance when its activity is 1, जैसे कंसंट्रेशन सब्सटेंस का 1 मोलर हो जाए, या कोई अगर गैस है
तो उसका 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो जाए। समझ में आ रहा? सॉलिड और लिक्विड का तो एक्टिविटी हमेशा ही 1 होता है कि नहीं? द फ्री एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस व्हेन इट्स एक्टिविटी इज 1 इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस। अगर एक एसिड का सोल्यूशन है 1 मोलर, उसका फ्री एनर्जी को स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी बोलेंगे। अगर ऑक्सीजन गैस लिया गया है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, उसका फ्री एनर्जी को हम लोग स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी बोलेंगे। तो फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी दोनों बराबर नहीं होते। समझ में आ रहा? ठीक है। अब देख, अगर कोई रिएक्शन है A ऑफ A, B ऑफ B गिविंग C ऑफ C प्लस D ऑफ D, इसका डेल्टा G क्या लिखोगे? लिखोगे C टाइम्स G ऑफ C प्लस D टाइम्स D ऑफ G ऑफ D माइनस A टाइम्स G ऑफ A माइनस B टाइम्स G ऑफ B। अब हम लोग G ऑफ C को क्या लिख सकते? G नॉट ऑफ C प्लस RT ln एक्टिविटी ऑफ C लिखा जा सकता है। उसी तरीके से D इंटू G नॉट ऑफ D प्लस RT ln एक्टिविटी ऑफ D माइनस A टाइम्स G नॉट ऑफ A प्लस RT ln एक्टिविटी ऑफ A माइनस B टाइम्स G नॉट ऑफ B प्लस RT ln एक्टिविटी ऑफ B। सारे कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ये बन जाएगा C इंटू G नॉट ऑफ C प्लस RT C ln AC, है कि नहीं? और सारे G नॉट को फिर एक जगह लेके आओ, यही बन जाएगा ना। सारे G नॉट को अगर निकाल के एक तरफ लेके आओ तो क्या बन जाएगा? C इंटू G नॉट ऑफ C प्लस D इंटू G नॉट ऑफ D। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा G नॉट ऑफ द रिएक्शन प्लस, अब देख ये C यहां भी आया, इस C को ln के अंदर ले लो तो एक्टिविटी ऑफ C टू द पावर C हो जाएगा, एक्टिविटी ऑफ D टू द पावर D, एक्टिविटी ऑफ A टू द पावर A, एक्टिविटी ऑफ B टू द पावर। उसके बाद क्या कर, RT कॉमन ले ले और सारे ln को कंबाइन कर दे, ये बन जाएगा RT ln एक्टिविटी ऑफ C टू द पावर C, RT ln एक्टिविटी ऑफ D टू द पावर D, RT ln एक्टिविटी ऑफ A टू द पावर A, RT ln एक्टिविटी ऑफ B टू द पावर B। सारे ln को कंबाइन करोगे तो क्या बन जाएगा? ये डेल्टा G ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा G नॉट ऑफ द रिएक्शन प्लस RT ln Q ऑफ द रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी रिएक्शन का डेल्टा G इज ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q के बराबर होता है। Q पढ़े हो? Q और K रिएक्शन कोशेंट, किसी भी टाइम T पे रिएक्शन कोशेंट। तो किसी भी रिएक्शन का फ्री एनर्जी चेंज और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज अलग अलग होता है। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज कब बोलेंगे? जब रिएक्टेंट में सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट यूनिट एक्टिविटी पे हो, तब स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। समझ में आ रहा है? तो डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फटाफट फटाफट कॉपी करो। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो देखो उसमें एक्चुअली क्या होता है। ये है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ये एक्सिस है G फॉर द रिएक्टेंट, ये एक्सिस है G फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है? मान लो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है A रिवर्सिबल B। कंटेनर में हम शुरू में A भी ले लिए और B भी ले लिए, दोनों ले लिए। रिवर्सिबल में तो लिया ही जा सकता है। और ये रिएक्शन अल्टीमेटली फॉरवर्ड बैकवर्ड होकर
कहां आ जाएगा? इक्विलिब्रियम पे। हमें पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शन दोनों तरफ से होता है। अगर रिएक्शन दोनों तरफ से चल रहा है तो दोनों तरफ से अपना फ्री एनर्जी घटा रहा है। फ्री एनर्जी घटाएगा तभी रिएक्शन होगा, फ्री एनर्जी घटेगा तभी केमिकल वर्क होगा, है कि नहीं है? रिएक्टेंट अपना फ्री एनर्जी घटा रहा है धीरे धीरे, प्रोडक्ट का भी फ्री एनर्जी कुछ था, वो भी अपना प्रोडक्ट अपना फ्री एनर्जी घटा रहा है धीरे धीरे। अल्टीमेटली होता यूं है कि घटाते घटाते दोनों का फ्री एनर्जी एक पॉइंट पे आकर बराबर हो जाते। जी ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल टू द जी ऑफ प्रोडक्ट। हम जी नॉट में बात नहीं कर रहे, जी, समझ में आ रहा है? दोनों बराबर हो जाएगा, और जैसे ही दोनों का फ्री एनर्जी बराबर हो जाएगा तो दोनों तरफ से केमिकल वर्क बराबर हो जाएगा। और दोनों तरफ से रिएक्शन अगर बराबर हो गया तो दोनों तरफ से रेट बराबर, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझ में आ रहा? और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज जीरो। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज जीरो। डेल्टा जी नॉट नहीं होता जीरो, डेल्टा जी होता है जीरो। इज दिस क्लियर? हम लोग बोलते हैं हर रिवर्सिबल रिएक्शन हर हालत पे इक्विलिब्रियम पॉइंट जाता है। क्यों भाई? क्योंकि इक्विलिब्रियम से ज्यादा स्टेबल कंडीशन और कुछ नहीं है। इक्विलिब्रियम पे देख, फ्री एनर्जी मिनिमम, रिएक्टेंट का भी प्रोडक्ट का भी। समझ में आ रहा है ना? ऐसे सोचो, हम लोग जानते हैं कि डेल्टा जी लेस देन जीरो मतलब स्पॉन्टेनियस। तो अगर कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चल रहा है मतलब कि फ्री एनर्जी घट रहा है। यह प्रोसेस कब तक चलेगा? यह प्रोसेस कब तक चलेगा? जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए। और उस इक्विलिब्रियम पे जी का वैल्यू को क्या बोलेंगे? मिनिमम। फ्री एनर्जी अचीव्स मिनिमा एट इक्विलिब्रियम, देयरफॉर द होल सिस्टम इज हाईली स्टेबल। इसीलिए हर केमिकल रिएक्शन जो रिवर्सिबल होता है वो इक्विलिब्रियम पे हर हाल में जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे वो मोस्ट स्टेबल कंडीशन पे रहता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्लियर है? यस सर। चलो तो ठीक है, अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो जी वर्सेस पी एक बार और हम बता रहे, कोई कंफ्यूजन नहीं। दिस वाज आइस, दिस वाज वाटर एंड दिस पॉइंट वाज इक्विलिब्रियम पॉइंट। जहां जी ऑफ आइस और जी ऑफ वाटर बराबर थे। कैसा इक्विलिब्रियम? आइस वाटर इक्विलिब्रियम पे बराबर थे। जैसे ही मैंने प्रेशर बढ़ाया तो अचानक क्या हो गया? आइस का फ्री एनर्जी ज्यादा और वाटर का फ्री एनर्जी कम। समझ में आ रहा है? तो आइस अपना फ्री एनर्जी घटाएगा। क्या करके घटाएगा? मेल्ट करके घटाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए आइस मेल्ट करता है जब प्रेशर बढ़ाया जाता है, और वही अगर आप प्रेशर घटा देते तो यहां वाटर का फ्री एनर्जी ज्यादा हो जाता और आइस का फ्री एनर्जी कम हो जाता। तो वाटर अपना फ्री एनर्जी कम करेगा। कैसे करेगा? फ्रीजिंग करके। समझ में आ रहा है? क्लियर है ये? तो बिना फेज डायग्राम का ये सबसे ज्यादा कन्विंसिंग थियरी है। द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन आइस वाटर इक्विलिब्रियम, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, सबसे ज्यादा कन्विंसिंग। At equilibrium, delta G for the reaction is always zero, as well as Q becomes equal to, और ये कंडीशन ये इक्वेशन में बिठा दो तो डेल्टा जी जीरो हो गया। तो क्या बन जाएगा? ये जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन प्लस आर टी एल एन के। देयरफॉर केमिकल इक्विलिब्रियम का ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन था। डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन इज माइनस ऑफ आर टी एल एन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ई क्यू कैन बी के पी और के सी ओनली।
केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े हो ना ये इक्वेशन? डेल्टा जी इज माइनस, डेल्टा जी नॉट इज माइनस ऑफ आर टी एल एन के, एल एन के पी बोल या एल एन के सी बोल। We all know that solid remains in equilibrium with the liquid. At which temperature? Melting point. What will be the delta G for the process? अगर कोई सॉलिड और लिक्विड अपने मेल्टिंग पॉइंट पे है तो क्या हो जाएगा उसका डेल्टा जी? 0। समझ में आ रहा है? रिवर्सिबल और इक्विलिब्रियम, जहां रिवर्सिबल और इक्विलिब्रियम वहां 0। उसी तरीके से अगर कोई लिक्विड अगर अपने वेपर के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन किया हुआ है, कब? अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, लेकिन प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 एटमॉस्फियर। यहां पर भी प्रेशर 1 एटमॉस्फियर। इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर एट अ बॉइलिंग पॉइंट, देयरफॉर डेल्टा जी फॉर द प्रोसेस विल बी अगेन। एक और बात बहुत ही गौर से ध्यान रखना कि liquid also remains in equilibrium with its vapor in a closed container at any temperature T, and उस वक्त इसका प्रेशर होगा, अगर दिया हुआ है वेपर प्रेशर तो इसका भी डेल्टा जी 0। वेपर प्रेशर का थोड़ा आइडिया दिए हम। वेपर प्रेशर भले ही वाटर 100 डिग्री पे नहीं है, वाटर 25 डिग्री पे, क्लोज्ड कंटेनर 25 डिग्री पे मेंटेन करो, तब भी लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है। और उस इक्विलिब्रियम पे जब प्रेशर नापा जाता है तो उस प्रेशर को बोला जाता है वेपर प्रेशर। तो अगर टी टेम्परेचर पे वेपर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, ये 1 एटमॉस्फियर नहीं है, वेपर प्रेशर दिया हुआ है, वो भी इक्विलिब्रियम होगा डेल्टा जी 0। और ध्यान रहे, जैसे जैसे ये टी बॉइलिंग पॉइंट पे जाता है, वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फियर हो जाता है। हाँ, वेपर प्रेशर का मतलब प्रेशर ऑफ वेपर व्हेन एट इक्विलिब्रियम, व्हेन एट एनी टेम्परेचर टी। एक ग्लास में पानी रख, बाहर जाके छोड़ दे, शाम तक उड़ जाएगा। क्या ये इक्विलिब्रियम था? वही ग्लास में पानी रख, लेकिन पूरा ढक दे एकदम एयर टाइट, बाहर रख दे, शाम में भी देखेगा उतना ही पानी रहेगा। वहां क्या हो गया? इक्विलिब्रियम आ गया। क्या बाहर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है? नहीं ना, 25 होगा, तो 25 पे भी तो इक्विलिब्रियम आया। तो उस इक्विलिब्रियम पे जो वेपर जो था अंदर में, उसका प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। समझ में आ रहा है? वो भी इक्विलिब्रियम है यार, और वो भी इक्विलिब्रियम है, मतलब कि उसका भी डेल्टा जी क्या होना चाहिए? क्लियर? एनी रिवर्सिबल प्रोसेस एट इक्विलिब्रियम ऑलवेज डेल्टा जी विल बी इक्वल टू 0। हम लोगों को पता है कि डेल्टा जी इज ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस ऑफ टी डेल्टा एच। कब लिखा हुआ है ये? एट कांस्टेंट टी एंड कांस्टेंट पी लिखा हुआ है ना। दोनों तरफ टी से डिवाइड कर दो। डेल्टा जी बाई टी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी माइनस डेल्टा एच। ठीक है यहां तक? ओके। डिफरेंशिएट इट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, मतलब डेल ऑफ डेल्टा जी बाई टी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो एक बार 1 बाई टी को छोड़ दिए तो यहां लिखाएगा डेल ऑफ डेल्टा एच
बाई डेल ऑफ टी एट कांस्टेंट पी, और एक बार डेल्टा एच को छोड़े तो डेल्टा एच को छोड़े और 1 बाई टी को डिफरेंशिएट किए विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो क्या बन जाएगा -1 बाई टी स्क्वायर। और फिर आगे गए तो मिला डेल्टा एस, तो डेल्टा एस को लिख दिए डेल ऑफ डेल्टा एस बाई डेल ऑफ टी एट कांस्टेंट पी। पिछला क्लास याद करो। इस एक्सप्रेशन को क्या बोला जाता है? कोई भी चीज क्लास में फालतू नहीं हो रहा, ध्यान रखना। डेल्टा सीपी, वेरी गुड। दिस इज कॉल्ड डेल्टा सीपी ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा सीपी ऑफ द प्रोसेस, माइनस डेल्टा एच बाई टी स्क्वायर माइनस, इसको क्या बोलते हैं पिछले क्लास में? डेल ऑफ डेल्टा एस बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी। क्या कहलाता है? ये कहलाता है डेल्टा सीपी बाई टी। शायद आपको याद होगा हम डिराइव किए थे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एंट्रोपी चेंज, यहीं से तो डिराइव हुआ। तो अल्टीमेटली ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। ये हो जाएगा डेल ऑफ डेल्टा जी बाई टी बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बाई टी स्क्वायर। अगर हम ये काम स्टैंडर्ड स्टेट पे कर रहे होते तो डेल्टा जी नॉट और डेल्टा एच नॉट लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। अब यहां के आगे देख, डेल्टा जी नॉट बाई टी यहां से निकालो। डेल्टा जी नॉट बाई टी क्या है? माइनस आर एल एन के ई क्यू। तो हम डेल्टा जी नॉट बाई टी के बदले क्या लिख देंगे? माइनस आर एल एन के ई क्यू बाई डेल ऑफ टी एट कांस्टेंट पी इज माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट बाई टी स्क्वायर। माइनस माइनस कट गया, आर कांस्टेंट है, निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा। ये बन जाएगा डेल ऑफ एल एन के ई क्यू बाई डेल ऑफ टी इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट बाई आर टी स्क्वायर। और इसी कॉमन और इंपॉर्टेंट इक्वेशन को कहते हैं वेंट ऑफ इक्वेशन। यहीं से डिराइव होता है ln k2 बाई k1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। यहीं से काइनेटिक्स वाला भी डिराइव होता है, k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ऑफ ए बाई आर टी। तो अब कुछ करना नहीं। अच्छा, ये कांस्टेंट प्रेशर पे था, तो हम लोग लिख देंगे at constant pressure d of ln k by dt is equal to delta h naught by rt square। इंटीग्रेट कर दे, d of ln k e q delta h naught upon rt square into dt, इंटीग्रेटेड फ्रॉम k1 से k2 t1 से t2, और आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का वो इक्वेशन मिल जाएगा ln k2 by k1 डेल्टा h naught by r 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। कभी कभी इसका प्लॉट दिया हुआ होता है, डेल्टा जी बाई टी वर्सेस 1 बाई टी। ओके, फॉर डेल्टा एच पॉजिटिव एंडोथर्मिक या डेल्टा एच पॉजिटिव 1 बाई टी तो हो गया एक्स वाई, और स्लोप क्या हो जाएगा? डेल्टा एच, है कि नहीं? तो इस तरीके से स्लोप विल बी इक्वल टू डेल्टा एच, और ये जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? डेल्टा एस के बराबर। तो हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का वहां से डिराइव करते हैं। वेंट ऑफ इक्वेशन क्लियर है? वेंट ऑफ इक्वेशन क्लियर है? सीधे ऑब्जेक्टिव पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट वेंट ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन पता रहेगा तो टिक कर लोगे, नहीं पता रहेगा नहीं कर पाओगे। डेरिवेशन जरूरी नहीं है, डेरिवेशन सिर्फ समझने के लिए। हम बार बार कह रहे हैं
डेल डेल देख देख के घबराना नहीं है, रिजल्ट को याद रखो और उस रिजल्ट को कहां इस्तेमाल करना है कहां नहीं करना है वो भी याद रखना है। और वो कहां से आता है? डेरिवेशन से आता है। क्लियर? क्लियर? क्लियर है? ठीक है, इसका इस्तेमाल देखना। डेल ऑफ डेल्टा जी नॉट बाई टी या डेल्टा जी बाई टी बाई डेल ऑफ टी एट कांस्टेंट पी क्या आया? डेल्टा एच अपॉन टी स्क्वायर। हम लोग लिख सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है हर जगह, आइसोबारिक, सारे रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे होते हैं, सारे रिएक्शन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। ये सब दिमाग में रखते हुए तो लिख सकते हैं डी ऑफ डेल्टा जी बाई टी विल बी इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी। पहले डी में कन्वर्ट किए, डी टी को उस तरफ ले गए। ओनली इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? डेल्टा जी बाई टी। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? डी टी बाई टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी, तो माइनस ऑफ डेल्टा एच अपॉन टी प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक है, सवाल में जरूर दिया हुआ होगा कि अगर टेम्परेचर T इक्वल टू टी नॉट है तो डेल्टा जी का वैल्यू डेल्टा G1 है और डेल्टा H का वैल्यू डेल्टा H1 है। दिया हुआ है, मान लो सवाल में दिया रहेगा, तो हम C निकाल लेंगे। C निकालने के बाद ये बन जाएगा डेल्टा G1 बाई टी नॉट प्लस डेल्टा H नॉट डेल्टा H1 अपॉन टी नॉट इज इक्वल टू C। फिर C को हम यहां बिठा के जनरल एक्सप्रेशन बना लेंगे। कैसे? तो डेल्टा G बाई टी विल बी इक्वल टू डेल्टा H बाई टी प्लस C कितना आया? डेल्टा G1 प्लस डेल्टा H1 अपॉन टी नॉट। और इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस इक्वेशन की तरह, टेम्परेचर डिपेंडेंस इक्वेशन की तरह। C पता ही चल गया, अगर किसी टेम्परेचर T पता है तो डेल्टा G अगर निकालना है तो डेल्टा H दिया होगा या कोई एक दिया होगा, कोई एक निकालना होगा। इस तरीके से हम लोग इक्वेशन फ्रेम कर लेते। सवाल में क्लियरली दिया हुआ होगा कि T इक्वल टू टी नॉट पे डेल्टा G1 और डेल्टा H1, तो बता T इक्वल टू T1 पे कितना कितना वैल्यू। क्लियर? क्लियर है? ए क्या था? U माइनस ए क्या कहलाता है? हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, वर्क फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, वर्क फंक्शन। इट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम। सीधे इसको भी हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ ए विल बी इक्वल टू डेल्टा ऑफ यू माइनस ऑफ टी डेल्टा एस। कब? टेम्परेचर इज कांस्टेंट। डेल्टा ऑफ ए विल बी इक्वल टू डेल्टा ऑफ यू माइनस ऑफ टी डेल्टा एस, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग निकाले डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस ऑफ टी डेल्टा एस। ये भी इक्वेशन वैलिड है, दोनों इक्वेशन वैलिड हुआ ना। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, 2 माइनस 1 क्या दे देगा? डेल्टा जी माइनस ऑफ डेल्टा ए विल बी इक्वल टू डेल्टा ऑफ एच माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ यू। क्लियर? अब हम लोग जानते हैं फॉर आइडियल गैस डेल्टा एच इज ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। डेल्टा एच इज ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। याद है फर्स्ट लॉ में पढ़े थे? या थर्मोकेमिस्ट्री, अगर केमिकल रिएक्शन है, फॉर केमिकल रिएक्शन डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इज डेल्टा यू ऑफ द रिएक्शन प्लस डेल्टा एनजीआरटी, है कि नहीं? तो एक में डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू क्या मिलेगा? एनआर डेल्टा टी के बराबर। और एक में रिएक्शन वाले में क्या मिलेगा? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन डेल्टा एनजीआरटी के बराबर।
तो फॉर आइडियल गैस सिस्टम डेल्टा जी माइनस डेल्टा ए विल बी एनआर डेल्टा टी, एंड फॉर केमिकल रिएक्शन और फेज चेंज, delta G of the reaction minus delta A of the reaction will be delta Ng RT. सवाल पूछता है, prove that for ideal gas in a isothermal process delta G is equal to delta A. Prove that for ideal gas in a isothermal process delta G is equal to delta A. तो आइसोथर्मल प्रोसेस आइडियल गैस डेल्टा टी 0, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा ए हो गया ना, एक तरह से सवाल ही कर दिए हम यहां पे। प्रूव दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा ए फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस यूजिंग आइडियल गैस। तो डेल्टा जी क्या हो गया? डेल्टा ए के बराबर। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर डेल्टा एनजी 0 है, वहां भी डेल्टा जी और डेल्टा ए बराबर। क्लियर? इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस ऑफ टी डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा एच का कॉलम, डेल्टा एस का कॉलम, डेल्टा जी का कॉलम एंड रिमार्क। सिर्फ साइन। पहला कंडीशन, अगर किसी प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन में डेल्टा एस पॉजिटिव है, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो बता डेल्टा जी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? बोलेंगे हमेशा नेगेटिव होगा। यस और नो? एक्सोथर्मिक एंट्रोपी बढ़ा, एक्सोथर्मिक एंट्रोपी बढ़ा, ये दो तो सबसे ज्यादा सपोर्टिव है ना। एक रिएक्शन का एक्सोथर्मिक होना, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा, एंट्रोपी का बढ़ना हर सिस्टम चाहता है। माइनस प्लस, अगर ये प्लस है तो ये भी ओवरऑल माइनस हो गया, ये भी माइनस है। नेगेटिव ऑलवेज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, spontaneous at all temperature. Okay. Second, let this is plus and this is minus. ये तो सबसे खराब कंडीशन है कि रिएक्शन का एंडोथर्मिक एनर्जी चाहिए और ऊपर से एंट्रोपी भी डिक्रीज करे। तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया, डेल्टा एस नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव, ओवरऑल डेल्टा एच ही क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। ठीक है। तीसरा केस, लेट बोथ ऑफ देम आर प्लस। तो देख, प्लस प्लस, तो मैंने ये पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव क्वांटिटी है कि नहीं है? लेकिन अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी बढ़ गया तो नेगेटिव हो जाएगा। कौन बढ़ाएगा इसको? टेम्परेचर। नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर, माने हम लोग बोलेंगे स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, एंड इट विल बिकम पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। क्लियर? और लास्ट केस है इसका माइनस और माइनस वाला। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव। तो अगर हम बहुत बड़ा पॉजिटिव कर दें तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और बड़ा पॉजिटिव कब होगा? हाई टेम्परेचर पे। तो हम लोग लिखेंगे प्लस एट हाई टेम्परेचर, मतलब इट विल बिकम non-spontaneous at high temperature and negative spontaneous at low temperature. एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, मानो ए रिवर्सिबल बी,
इसके लिए भी डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S वैलिड है। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में जो भी डेल्टा दिया रहता है वो हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू फॉरवर्ड रहता है, हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू फॉरवर्ड। ठीक है, मान लेते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होगा, 0 बिठाएंगे तो टी किसके बराबर आएगा, डेल्टा H बाई आएगा ना। याद है आपको बताए थे कि अगर डेल्टा H पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा S भी पॉजिटिव होना चाहिए। डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 देन डेल्टा H ग्रेटर देन 0, डेल्टा S इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। क्योंकि ये दोनों का साइन हमेशा सेम होगा तभी तो टेम्परेचर पॉजिटिव आएगा। क्या टेम्परेचर केल्विन में नेगेटिव होता है? नो सर। पहली बात। दूसरी बात, इस टेम्परेचर पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे रहेगा। अगर मुझे इस प्रोसेस का डेल्टा H पता चल जाए, इस प्रोसेस का डेल्टा S पता चल जाए, तो हम निकाल देंगे वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे रहेगा। समझ में आ रहा? पहला बात। अगर हमने टेम्परेचर के साथ चेंजेस किए, टेम्परेचर कर दिए T1, मान लो इट बिकम्स लेस देन T, टेम्परेचर कम कर दिए, टेम्परेचर कम किए, तो देखो ली चार्टलेस प्रिंसिपल हम लोग यहां से भी पढ़ सकते हैं। टेम्परेचर कम कर दिए, मान लो हम बोले डेल्टा H पॉजिटिव था, डेल्टा H पॉजिटिव, अरे तो डेल्टा H पॉजिटिव मतलब डेल्टा S भी पॉजिटिव। डेल्टा H पॉजिटिव माने डेल्टा S भी पॉजिटिव। कंडीशन देख, पॉजिटिव पॉजिटिव, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। टेम्परेचर हम क्या किए हैं, कम, माने ये प्रोसेस हो गया होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि सब कुछ फॉरवर्ड के हिसाब से है। और एक रिवर्सिबल रिएक्शन अगर नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है फॉरवर्ड के हिसाब से, तो वो इनडायरेक्टली स्पॉन्टेनियस हो जाता है बैकवर्ड के हिसाब से। तो तुरंत बोलेंगे एंडोथर्मिक में टेम्परेचर कम करने से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन चला जाएगा। इस टेम्परेचर पे या इक्विलिब्रियम पे। अब टेम्परेचर बढ़ा घटा के हम चेक कर सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड में स्पॉन्टेनियस होगा कि बैकवर्ड में स्पॉन्टेनियस होगा। टेम्परेचर मान ले बढ़ा देते, दोनों पॉजिटिव है, बढ़ा देते तो क्या आता, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। कौन सा स्पॉन्टेनियस? फॉरवर्ड विल बिकम स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। क्लियर? एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन जाता है। समझ में आ रहा है? खैर, इस टेम्परेचर पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो यहां पर आपका थर्मोडायनामिक्स खत्म होता है। अभी हम 10 मिनट और पढ़ाएंगे, अब तो बकाना नहीं है। क्या चीज? नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे मतलब क्या, सवाल देंगे, एक सवाल ओनली वन, उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा कैसे आ जाएगा। एक सवाल देंगे, कॉपी कर लो यहाँ पे फटाफट। डेल्टा जरूरी है ना बेटा, ऐसे थोड़ी है तुम्हारे अनुसार सब कुछ चल रहा दुनिया, माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने। अबे ये इक्वेशन देख ना, ये कैसा होता हमेशा। टी कभी नेगेटिव सुना है? -20 केल्विन सुना है? नहीं ना, पॉजिटिव ही सुना है ना। ये पॉजिटिव कब होगा? जब दोनों का साइन क्या होगा, बराबर, चाहे दोनों माइनस हो या दोनों। अब समझ में आया क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है? चलो, ऐसे सवाल हम लोग और भी 2-3 करेंगे अगले क्लास में, और उसके बाद हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये एक सवाल ट्राई कीजिए। फेज चेंज के हम लोग 3-4 सवाल और करेंगे टोटल।
डेल्टा जी कैलकुलेशन से रिलेटेड ये पहला सवाल है। जैसे हम लोग डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम कैलकुलेट करते थे फेज चेंज में बाय कनेक्टिंग इट थ्रू अ रिवर्सिबल पाथ, तो हम लोग भी यहां पर कोशिश ये करेंगे कि उसे भी रिवर्सिबल पाथ से ही कनेक्ट कर दें। क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर स्टेट 1 से स्टेट 2 अगर हम आए, रिवर्सिबली आए या इरिवर्सिबली आए, क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई स्टेट फंक्शन है जैसे डेल्टा जी, वो तो G2 माइनस G1 के बराबर ही होगा। तो कनेक्टिंग इट थ्रू अ रिवर्सिबल पाथ का क्या मतलब है? मान लो हम यहां से यहां गए और यहां से यहां आ गए, है कि नहीं? ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, हमें चाहिए G3 माइनस G1। इरिवर्सिबली आओ या रिवर्सिबली आओ, G3 माइनस G1 तो सेम ही आएगा। यहां पर आ जाएगा G2 माइनस G1 और यहां आ जाएगा G3 माइनस G2। दोनों डेल्टा जी को साइन के साथ जोड़ दो, अल्टीमेटली G3 माइनस G1। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको रिवर्सिबल पाथ से कनेक्ट करेंगे। डेल्टा G1, डेल्टा G2, डेल्टा G3, डेल्टा G4 निकालेंगे और सबको साइन के साथ जोड़ देंगे। 3 तरीका होता है ऐसे सवाल को सॉल्व करने का। पहला तरीका या तो सीधे V डेल्टा P या NR ln P2 बाई P1 से आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S लगा दें, हो सकता है डायरेक्ट आ जाए मेरे पास आंसर। और तीसरा तरीका जो होता है कनेक्टिंग इट थ्रू अ रिवर्सिबल पाथ। सबसे पहले क्या ये रिवर्सिबल प्रोसेस है? 373 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन क्या ये रिवर्सिबल प्रोसेस है? नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेशर यहां पे 2 एटमॉस्फेयर दे रखा है और 2 एटमॉस्फेयर नहीं होता। अगर 1 एटमॉस्फेयर होता तो ये रिवर्सिबल होता। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस लिक्विड को H2O लिक्विड ही रहने दें, लेकिन 1 एटमॉस्फेयर तक ले जाएंगे 373 केल्विन, है ना? और उसके बाद लिक्विड 1 एटमॉस्फेयर 373 को कन्वर्ट कर देंगे H2O गैस एट 1 एटमॉस्फेयर 373 केल्विन। कन्वर्शन लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से लिक्विड हमेशा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पे। और उसके बाद इस गैस को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे यहां से यहां तक। तीनों स्टेप का डेल्टा जी निकालो। पहले वाले का डेल्टा G1 कितना होना चाहिए, दूसरे का डेल्टा G2 कितना होना चाहिए, तीसरे का डेल्टा G3 कितना होना चाहिए। सबसे पहले बताओ डेल्टा G2 कितना, डेल्टा G2 कितना? सबको समझ में आ रहा है? रिवर्सिबल प्रोसेस 0, एनी बॉइलिंग एट बॉइलिंग पॉइंट, एनी मेल्टिंग प्रोसेस, फ्रीजिंग प्रोसेस एट मेल्टिंग पॉइंट, रिवर्सिबल। डेल्टा जी हमेशा 0, सोचना ही नहीं है। यहां पर सॉलिड और लिक्विड पे डेल्टा जी कैसे निकालने के लिए बताया? V डेल्टा P। और वो प्रोसेस आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए तभी V डेल्टा P लगता है। टेम्परेचर तो सेम है। यहां क्या लिख देंगे? V ऑफ द लिक्विड इंटू डेल्टा P, P2 माइनस P1। P2 कितना है? 1 माइनस 2। देख, वाटर का मोलर वॉल्यूम कभी नहीं दिया रहेगा सवाल में, क्योंकि वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml। 1 मोल मान 18 ग्राम, 18 ग्राम का वॉल्यूम 18 ml। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो VL क्या हो जाएगा? 18 बाई 1000 लीटर एटमॉस्फेयर में डेल्टा G1 आया। डेल्टा G3 बताओ। गैस है, प्रेशर में चेंज आ रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, nRT ln P2 बाई P1। N तो 1 मोल है, R टेम्परेचर 373 ln P2 2 P1 1। तीनों डेल्टा जी को साइन से जोड़ दो, आ गया डेल्टा जी ऑफ द प्रोसेस। क्लियर है? क्लियर? V डेल्टा P का इस्तेमाल क्लियर? क्लियर है ना?